अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जल्द ही जंगबंदी हो जाएगी और कुछ ही घंटों में इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर का जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। मुमकिन है इस वीडियो को जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त इसका ऐलान हो चुका हो। जंगबंदी और सीज़ फायर के लिए जो प्रपोज़ल आया था इसराइल ने भी उसको मंजूर कर लिया है और अब हमास ने भी मुस्बत जवाब दे दिया है और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जंगबंदी हो जाएगी और गज़ा पट्टी में जो जेनोसाइड हो रहा है, जो कत्ले आम हो रहा है, वो सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन यह भी जहन में रहे कि जो जंगबंदी और सीज़ फायर हो रही है सिर्फ 60 दिनों के लिए, हाँ, इन 60 दिनों में बातचीत होगी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए, इसराइली आर्मी के बाहर निकलने के लिए। उसके अलावा इस पर भी बातचीत होगी अगले 60 दिनों में कि गज़ा पट्टी की सिक्योरिटी का इंतज़ाम किसके हाथों में होगा, गज़ा पट्टी में अगली हुकूमत किसकी बनेगी। फ़िलहाल इस पर बातचीत नहीं हो सकी। उसके अलावा 60 दिनों की ये जो सीज़ फायर हो रही है कि इसमें क्या क्या शर्तें रखी गई है, हमास कितने होस्टेज को रिहा करेगा, उसके बदले में इजराइल की जेलों से कितने फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और क्या क्या शर्तें रखी गई है, इन तमाम पर आगे बातचीत करेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जब तक सीज़ फायर का ऐलान बाज़ाब्ता नहीं हो जाता है उस वक्त तक इसराइल ने गज़ा पट्टी पर अपना हमला, अपनी एयर स्ट्राइक को जारी रखने का ऐलान किया है और आज भी इसराइल ने गज़ा पट्टी पर हमला करके 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है और अब फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा मारा जा रहा है इमदादी काउंटर के पास में। गज़ा पट्टी में अमेरिका की एक तंजीम गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन इमदादी सामान तकसीम कर रही है और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने वर्कर्स हैं वो सब अमेरिका की मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब अमेरिका की आर्मी के लोग हैं और ये लोग भी वर्कर बनकर, वॉलंटियर बनकर फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। फ़लस्तीनी वहाँ जाते हैं इमदाद लेने, आटा लेने, रोटी लेने, कई दिनों से वो भूखे हैं, प्यासे हैं, तो अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए जाते हैं और वहाँ उनको मारा जाता है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इमदादी काउंटर पर 700 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है और टोटल फ़लस्तीन में शहीद होने वालों की जो तादाद है गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक वो 57,000 से ज़्यादा हो चुकी है। जो दूसरी रिपोर्ट है, जो दूसरा डेटा है वो 1 लाख से ज़्यादा बता रहा है। एक और बड़ी खबर है और वो ये कि हमास की तरफ से और जो दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप हैं उनकी तरफ से इजरायली आर्मी पर हमला भी लगातार जारी है, रेजिस्टेंस लगातार जारी है और रोज़ाना हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से इजरायली आर्मी पर हमला किया जाता है, इजराइल के मरकावा टैंक को तबाह किया जाता है, इजराइल की फ़ौजी बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है और आज भी इस तरह की 4-5 खबरें सामने आई हैं जहां यासीन 105 से, उसके अलावा दूसरे हथियारों से, बमों का इस्तेमाल करके अल-कुद्स ब्रिगेड ने, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली आर्मी पर हमला किया है। एक खबर को अल जज़ीरा ने भी शाया किया, अल जज़ीरा ने भी कहा कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि PRG अटैक क्या है उसने इजरायली आर्मी पर नॉर्थ गज़ा में, और नॉर्थ गज़ा में इजरायली आर्मी पर हमला हो जाना ये अल-क़स्साम ब्रिगेड की, हमास की कामयाबी को बताता है। नॉर्थ गज़ा बिल्कुल इजराइल से मुत्तसिल है और नॉर्थ गज़ा को शुरू के 4-5 महीनों में ही इजराइल ने खाली करा दिया था। अब मैप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ गज़ा है वहाँ पर इजराइल की आर्मी नज़र आती है, वहाँ कोई आबादी मौजूद नहीं है, लेकिन नॉर्थ गज़ा में भी अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इजरायली आर्मी पर हमला किया है और PRG के साथ अटैक किया है और इजरायली आर्मी की पूरी बटालियन को तबाह बर्बाद कर दिया है, मरकावा टैंक पर हमला किया है। तो ये इजरायली आर्मी के ख़िलाफ़ हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड की एक बड़ी कामयाबी है। जबालिया कैंप को बहुत पहले खाली करा लिया था, लेकिन जबालिया के इलाके में हमास के लड़ाकों ने हमला किया। उसके अलावा रोज़ाना इस तरह के 4-5 अटैक किए जाते हैं। पूरी अपडेट सामने आती है अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से, टेलीग्राम पर इस तरह की खबरों को जारी किया जाता है और उसमें से कभी कभी अल जज़ीरा भी कुछ खबरों को वेरीफाई करके अपनी वेबसाइट पर शाया करता है। अब ये बात तो हो गई, अब आइए ये जान लेते हैं कि जो सीज़ फायर और जंगबंदी का ताज़ा माहिदा है उसमें क्या क्या बातें शामिल है। तो अल अरबिया ने जो खबर शाया की है इसराइल के कुछ मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट की बुनियाद पर, अल जज़ीरा ने भी इनमें से कुछ को शाया किया। उसमें यह है कि फ़िलहाल हमास की तरफ से 10 जिंदा और 15 मुर्दा कैदियों को इसराइल के हवाले किया जाएगा और इसके बदले में इसराइल की जेलों से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा और ये 1000 फ़लस्तीनी कैदी वो हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल ने गिरफ़्तार किया है और 100 वो कैदी भी शामिल है जिन्हें उम्र कैद की सज़ा इसराइल की अदालत सुना चुकी है।
اور یہ جو جنگ بندی کا مرحلہ ہے، یہ جو جنگ بندی 60 دنوں کی ہوگی تو اس میں کئی مرحلوں میں قیدیوں کو حوالے کرنا ہے، یا ادھر سے پھر حماس کے حوالے، فلسطینیوں کے حوالے فلسطینی قیدیوں کو کیا جائے گا۔ اب تک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق حماس کے پاس صرف 50 ہوسٹیج ہی بچے ہیں، ان میں سے 20 زندہ ہیں اور 30 مردہ ہیں، تو 15 کی لاش حوالے کی جائے گی اور 10 زندہ قیدیوں کو حوالے کیا جائے گا۔ ایک اور اپڈیٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جب 7-8 قیدیوں کو حماس کی طرف سے رہا کر دیا جائے گا تو دھیرے دھیرے اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے نکلنا پڑے گا۔ نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ دونوں سے اسرائیلی آرمی کو نکلنا پڑے گا اور غزہ کے مرکزی علاقے میں اسرائیلی آرمی کو جمع ہوگا۔ تو العربیہ نے جو خبر شائع کی اس کے مطابق 8 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بعد جو اسرائیلی آرمی ہے وہ نارتھ غزہ کے کچھ علاقوں کو خالی کر دے گی، اور جب 7واں دن پورا ہو جائے گا اس جنگ بندی کا، 60 دن کے عارضی سیز فائر کا، تو ساؤتھ غزہ سے بھی اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا۔ تو ساؤتھ غزہ بہت اہم ہے۔ ساؤتھ غزہ جو ہے وہ مصر کی سرحد کے نزدیک ہے، اور جو نارتھ غزہ ہے وہ اسرائیل سے نزدیک ہے۔ ساؤتھ غزہ میں ان دنوں زیادہ تر فلسطینی موجود ہے، تو پہلی فرصت میں یعنی جیسے ہی 60 دنوں کے سیز فائر کو 7 دن پورے ہوں گے، ساؤتھ غزہ سے اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا، اور جب 8 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پوری ہو جائے گی اور بھی زندہ 8 قیدیوں کی رہائی، تو نارتھ غزہ سے بھی اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا۔ تو یہ حماس کی ایک بڑی شرط تھی، اور اس شرط کو اسرائیل ماننے سے انکار کر رہا تھا، لیکن حماس نے پچھلے دنوں میں جس طرح کا ریزسٹنس کیا ہے، جس طرح کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طرح اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچایا ہے، بنجامن نتنیاہو کو جھکنا پڑا اور حماس کی ان شرطوں کو ماننا ہی پڑا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایک شرط یہ لگائی تھی کہ جب حماس کی طرف سے ہوسٹیج کو حوالے کیا جائے گا ریڈ کراس کے، تو کوئی تقریب منعقد نہیں کی جائے گی، کسی طرح کا احتجاج نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا، اور حماس نے اس شرط کو مان لیا ہے۔ دراصل پچھلے دنوں میں جب جنگ بندی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیز فائر کے دوران جب اسرائیلی ہوسٹیج کو رہا کیا جا رہا تھا تو حماس کے لڑاکے مہنگی اور بڑی بڑی گاڑیوں میں لے کر اسرائیلی ہوسٹیج کو باہر نکلتے تھے، اچانک سے نمودار ہو جاتے تھے، پھر باضابطہ تقریب کا انعقاد ہوتا تھا، اور تقریب کے دوران ریڈ کراس کے حوالے اسرائیلی ہوسٹیج کو کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی ہوسٹیج ہوتے تھے ان کو فلسطین کا جھنڈا دیا جاتا تھا، گفٹ دیا جاتا تھا، کھانے پینے کا سامان دیا جاتا تھا، اور اسرائیلی ہوسٹیج حماس کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے تھے، حماس کے حسن اخلاق کے وہ دیوانے ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے حماس کے جو لڑاکے بڑے اچھے ہیں، بہت اچھی طرح انہوں نے ہمارا خیال کیا، انہوں نے کبھی ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی نہیں دی، بلکہ اسرائیلی حملوں میں ہم مرنے والے تھے، ہماری جان کئی بار جا چکی تھی، لیکن حماس کے لڑاکوں نے، حماس کے فائٹرز نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہمیں بچایا۔ تو اس طرح کی باضابطہ ویڈیوز جاری کی گئی تھی اسرائیلی ہوسٹیج کی طرف سے، اور یہ چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی اسرائیل کو، اور اس لیے ابھی جو جنگ بندی ہوئی ہے تو باضابطہ اس کو پروپوزل کا حصہ بنایا گیا، شرط رکھی گئی، اور حماس نے شرط کو مان لیا ہے کہ کسی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسرائیلی ہوسٹیج کی ویڈیو ریلیز کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، حماس اپنے بارے میں فیڈ بیک لے گی یا نہیں لے گی، اس حوالے سے خاموشی ہے، اور انداز یہی ہے کہ حماس یہ کام تو ضرور کرے گی تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اسرائیلی کس طرح فلسطینیوں کو قید میں ستاتے ہیں، ان پر وائلنس کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور ایک حماس ہے جو ٹنل میں رکھنے کے باوجود، جو اسرائیل کے حملوں کی زد میں ہونے کے باوجود کتنے اچھے انداز میں اسرائیلی قیدیوں کو رکھ رہے تھے۔ تو 4-5 ایجنڈا جس پر اتفاق ہوا ہے اس میں یہی کہ ادھر سے 25 قیدیوں کو چھوڑا جائے گا جس میں 10 زندہ اور 15 مردہ ہیں، ادھر سے 1000 قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی۔ اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے دھیرے دھیرے باہر نکلنا ہوگا، پہلے ساؤتھ غزہ سے، پھر نارتھ غزہ سے۔ ادھر حماس کے لڑاکے کسی طرح کی شو بازی نہیں کریں گے، کوئی بڑی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 100 ایسے قیدیوں کی رہائی عمل میں آئے گی جنہیں عمر قید کی سزا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 4 اور اہم ایجنڈا ہے جس پر اگلے 60 دنوں میں بات چیت ہوگی، اور اس میں ہے بقیہ قیدیوں کا تبادلہ جو اسرائیل کے پاس ہے اور حماس کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی سیکورٹی کا کیا انجام ہوگا، کس کے ہاتھ میں انتظام ہوگا، اس پر بات چیت ہوگی اگلے 60 دنوں میں۔ جنگ بندی کے بعد
गज़ा में हुकूमत किसकी होगी और मुस्तकिल जंग बंदी का सीज़ फायर का ऐलान। तो इन 4 पॉइंट्स पर, इन 4 निकात पर अगले 60 दिनों में बातचीत होगी। हमास ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि 60 दिन मुकम्मल हो जाने के बाद इजराइल की तरफ से इसका वायलेशन नहीं होगा और आगे जंगबंदी पर बातचीत होगी, आगे जंगबंदी का मरहला शुरू होगा। इस पर अमेरिकी सदर ने यकीन दहानी कराई है और वो बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करेंगे, क्योंकि इसराइल पर अब किसी को यकीन नहीं रह गया है। इसराइल लगातार बार बार सीज़ फायर का वायलेशन करता है और अभी भी कर सकता है, इसलिए इसको सीरियस लिया गया है। अमेरिका, मिस्र और कतर ने भी हमास को यकीन दहानी कराई है कि इस बार इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन नहीं करेगा और 60 दिनों में जो जंगबंदी रहेगी उसमें मुस्तकिल जंगबंदी के मरहले पर बातचीत होगी। उसके अलावा अभी भी कुछ निकात और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुतनाज़ हैं, जिन पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। उसमें यह है कि इजराइल ये चाहता है कि जंगबंदी का आगाज़ हमास की तरफ से हो और हमास का कहना यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता जंगबंदी का ऐलान करे और इजराइल का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट यह है कि इजरायली आर्मी को 18 मार्च से पहले की पोजीशन पर जाना चाहिए और इजराइल अभी तक इसमें टाल मटोल कर रहा है। तीसरा अहम पॉइंट है और वो ये कि मुस्तकिल जंगबंदी हो जाने के बाद गज़ा पर किसकी हुकूमत होगी। इजराइल ये चाहता है कि हमास के लीडरों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और फ़लस्तीनियों की हुकूमत न रहे, और हमास इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके अलावा जो चौथा अहम पॉइंट है वो ये कि गज़ा पट्टी में इमदादी सामान की तकसीम यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ करे, न कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन करे जो अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तंजीम मौत का जाल बन चुकी है। उसके अलावा पहले मरहले की जो जंगबंदी है 60 दिनों के लिए, उसमें ये बात भी शामिल है कि रोज़ाना हज़ारों इमदादी ट्रक को गज़ा पट्टी में दाखिल होने दिया जाएगा। तो इमदादी ट्रक के दाखिल होने को तो इसराइल ने मंजूर कर लिया है, लेकिन इमदादी सामान की तकसीम कौन करेगा, इस पर अभी भी इख्तलाफ बाकी है और शायद इसी वजह से ऐलान होने में कुछ टाइम लग रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि अब अगले चंद घंटे में सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा। खुदा करे जंगबंदी हो जाए, सीज़ फायर हो जाए और हालात वहाँ पुरअमन हो जाए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।